तो कुछ अपने बारे में बताएं, मौजूदा वक्त में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई किया आपने? सर मेरा नाम मोहम्मद अमान है। मैंने आई हैव completed my matriculation and intermediate from ICSE board. Then I did BTech in civil engineering, which I completed in 2017. And after that I am I've been preparing for civil services. I've been selected as Naib Tehsildar in 2019 PCS examination, and I've got another opportunity for interview in PCS 2020. So I will be eyeing for for the post of deputy collector. जी, तो आप नायब तहसीलदार हो चुके हैं और डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। अभी बड़ा कुरान साहब को लेकर, कुरान मजीद को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। जी सर। हमारे शहर के लखनऊ के रहने वाले एक शिया लीडर हैं, उन्होंने कहा कि 26 कुरान की आयतों को बदल दिया जाए। तो इस कंट्रोवर्सी में जानते हैं, पढ़े हैं आप? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में। पढ़ा ही नहीं? नहीं सर, अरे आइडिया नहीं बिल्कुल सर। सोशल मीडिया और इंटरनेट और अखबार और सब भरा हुआ है, और उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल कर दी। सर मैं बिल्कुल इसके बारे में पढ़ूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी सर। अरे बड़ी हैरतअंगेज़ बात है। अच्छा, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। जी सर। माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जस्टिस रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, और आमतौर पर सारी कमिटीज़ का यही मानना है कि सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, एजुकेशनल पैरामीटर्स में मुस्लिम समाज एक पसमानदा कौम है। क्यों? आखिर पारसी भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, जैन भी, ये भी माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस क्यों है? सर मुझे लगता है इसका हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल दोनों फैक्टर हैं। अगर हिस्टोरिकल देखें तो 1857 की रिवोल्ट से पहले जो मुस्लिम कम्युनिटी थे वो एलीट क्लास थी। दे वर रूलिंग दिल्ली एंड ऑल मेनी पार्ट्स। लेकिन उसके बाद 1857 के बाद एलीट क्लास तो कभी नहीं थी। मान लो रूलर्स जो थे, उनके खानदान के, उनके परिवार के, उनके लोग रहे होंगे एलीट। बिल्कुल सर। एक आम मुसलमान तो जैसे रह रहा होगा उस ज़माने में, वैसे ही रह रहा होगा जैसे कोई हिंदुस्तानी रह रहा है। जी सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1857 के बाद फिर ब्रिटिश ने बहुत एलिनेट किया मुस्लिम कम्युनिटी को। उन्होंने उनको काफ़ी एलिनेट किया। उन्हें लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी ही रिस्पॉन्सिबल थी 1857 में। तो धीरे धीरे उनको सोशल इकोनॉमिक स्फीयर से भी पीछे किया ब्रिटिश कम्युनिटी ने। फिर डिवाइड एंड पॉलिसी रूल भी ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू करी। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। ये पूरा क्यूमुलेटिव फैक्टर था। एक तरफ रिलीजियस फंडामेंटल्स दोनों तरफ से कोई शुद्धि मूवमेंट कर रहा था, कोई तंजीम एंड तबलीग मूवमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को मेजर एडवांटेज जो सेक्युलर इंटरेस्ट हैं जैसे इकोनॉमिक और सोशल उनका अपहीवल हो वो नहीं हो पाया। पॉलिटिकल फैक्टर ये है सर, इंडिपेंडेंस के बाद सर कोई भी ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं हो पाया जो रियल इश्यूज़ हैं मुस्लिम्स के वो पुट फॉरवर्ड कर सके। उनको मेयर एज अ वोटर आइडेंटिटी समझा गया, चाहे वो मुस्लिम लीडर्स क्यों ना हो। पर रियल बैकवर्डनेस जो थी कि मतलब वाई दे आर की सबसे कम लिटरेसी उसमें उनमें क्यों है, किसी ने इतना मतलब उसको इम्प्रूव करने का नहीं सोचा। तो मुझे लगता है अभी भी वो कायम है। सच्चर कमेटी में भी कहा गया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम्स का है वही वन ऑफ द रीजन है कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी इनकी है। तैयब अर्दोआन का नाम सुना है आपने? जी सर। तैयब अर्दोआन? नो सर। नाम ही नहीं सुना? नो सर, नहीं सुना है सर। अरे ये टर्की के हेड ऑफ द स्टेट है। तैयब एर्दोगन, यस सर, सुना है सर, सॉरी, रेसेप तैयब एर्दोगन, यस। ये हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं। 370 का मामला हो, सीए हो, एनआरसी हो, और सऊदी वर्ल्ड से अलग इन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप कायम करने की कोशिश की, और पाकिस्तान इनके साथ है। जबकि इनके यहाँ कर्डिश
एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसके साथ लड़ाई है। तो अगर ये हमारे खिलाफ इस तरीके के स्टैंड लेते हैं तो क्या हमको भी उनके खिलाफ इस तरीके का स्टैंड लेना चाहिए और कर्दिश मूवमेंट को इमदाद करनी चाहिए? आप जानते हैं ये पूरा मैटर? सर जानते हैं सर। हाँ, सर नेशनल इंटरेस्ट फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो अगर इंडिया को अगर ऐसा लग रहा है और जबकि जो कि ऐसा हो रहा है कि टर्की इज़ गिविंग फेवर टू पाकिस्तान और 370 एब्रोगेशन पे भी काफ़ी उन्होंने निगेटिव स्टैंड लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो रेसिप तैयब एर्दोगन है वो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट चला रहे हैं टर्की में और ही इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, तो जिनकी वजह से वो अपने वो पॉपुलिस्ट आइडियाज़ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जस्ट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की वजह से वो वर्ल्ड व्यू भी उनका वैसे ही, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड व्यू भी उनका थोड़ा सा नॉन सेकुलर हो गया है, तो जिसकी वजह से वो ऐसा स्टैंड लिए हैं इंडिया के लिए। तो मुझे अच्छा, आइए प्रदेश पर आते हैं। जी सर। जिन मुस्लिम लीडर ने अभी हाल में ये कहा था कि कुरान साहब की कुछ आयतों को बदल देना चाहिए, उसके पीछे उन्होंने कुछ वजहें भी बताई थी और दुनिया में ऐसे मूवमेंट पहले भी हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार था। तो कई लोगों ने उनके मुखालिफ फतवा जारी कर दिया, उनका सर कलम करने के लिए बातें कही। आप एक अक़लियत होने के नाते क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में फतवा जारी करना ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आपको सही लगता है या फतवा जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इंडिया एक थियोलॉजिक स्टेट नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ फंडामेंटल राइट्स के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। एक सेक्युलर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है इंडिया, ना ही कोई यहाँ थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार नहीं हुआ है। इट हैज़ गिवन इक्वल राइट्स टू ईच एंड एवरी रिलीजन, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दी हैं और अध्ययर करना होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से। तो फतवा जारी करना एक थियोलॉजिकल स्टेट जैसे गल्फ़ स्टेट्स जैसे सऊदी अरेबिया या बहरीन के लिए सही हो सकता है, पर इंडिया के लिए बिल्कुल गलत है ये सर। अच्छा, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। अब आप बताएं मुझे कि आपने इस बार अपने वरीयता क्रम में सिर्फ डिप्टी कलेक्टर को रखा है, कुछ और भी सर्विसेज? सर कुछ और भी रखा है सर। कौन कौन सी? सर डिप्टी कलेक्टर रखा है सर, ज़िला पंचायत राज अधिकारी रखा है, असिस्टेंट कमिश्नर MSME एंड ARTO। ये ARTO का क्या फुल फॉर्म होता है? सर मुझे श्योर नहीं है सर, पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अच्छा, तो ये रीजनल जो शब्द है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ये रीजनल का क्या यहाँ मतलब है? सर कभी सोचा आपने कि क्यों ये रीजनल है? मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कर देते, DTO? नहीं तो सर, इसका आइडिया मुझे नहीं है सर। अच्छा, नहीं, तो DPRO है ना, जिला पंचायत राज अधिकारी। ये सर वो संभागीय पंचायत राज अधिकारी क्यों नहीं? सर मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में सर। अच्छा, ठीक है। तो MSME की बात आपने की। यस सर। MSME को लेकर के अभी कुछ बदलाव हुए हैं। MSME कोरोना महामारी के दौर में बड़ा चर्चा में रहा है। MSME हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। MSME को लेकर के सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। MSME का मतलब क्या होता है? सर MSME का अगर फुल फॉर्म देखिए तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि हम कह सकते हैं कि लार्ज एंटरप्राइजेस नहीं हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है। डेफिनेशन क्या है माइक्रो स्मॉल मीडियम, क्या किसे कहेंगे? सर MSME एक्ट 2006 एक्ट के मुताबिक सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का डिफरेंशिएशन सर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड किया गया था। तो हो गया अब लेट में उसका जी सर, उसका अमेंडमेंट हुआ है सर। माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल मतलब क्या और मीडियम मतलब क्या? सर माइक्रो का सर 5 करोड़ टर्नओवर है। सर मुझे श्योर नहीं है सर, मैं आपको
माइक्रो का शायद 5 करोड़ है सर, मीडियम का 25 है और स्मॉल माइक्रो बाद स्मॉल आएगा ना। जी सर, स्मॉल का 25 है एंड मीडियम का सर 50 करोड़ टर्नओवर है सर। इस बार सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, दोनों को एक साथ लिया गया है सर। अच्छा, जी सर। इसके अलावा भी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं? जी सर, लार्ज एंटरप्राइजेज हैं जैसे कॉरपोरेशन हैं, एमएनसीज हैं, तो इनको इन सबसे अलग किया गया है क्योंकि सर उन पर फिर कंपनीज एक्ट लगता है 2013। मतलब एक हो गई माइक्रो, फिर हो गई स्मॉल, फिर हो गई मीडियम, उसके बाद फिर लार्ज कॉरपोरेशन हैं सर, एलएलपी हैं, हेवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज हैं सर। अच्छा, तो इनका कुछ डिफरेंशिएशन मालूम है आपको? नहीं सर, डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है सर। अच्छा। हैवी इंडस्ट्रीज सर, लार्ज कॉरपोरेशन हैं सर जिनका टर्नओवर डेफिनेटली 50 करोड़ से ऊपर है। दोनों प्राइवेट और पीएसयूज में हैं, जैसे पीएसयू में हम कह सकते हैं भेल हो गया या फिर। अच्छा, अभी सरकार ने कहा कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, पढ़ा ना? यस सर। उसको लेकर समर्थन और विरोध दोनों है। अब तक क्यों नहीं लाया गया? और ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा? सर जैसे कि जीएसटी लाया ही इसलिए गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो अभी तक ये तो बिल्कुल बेकार की बात हो गई क्योंकि कुछ हुआ नहीं ऐसा तो। हाँ सर वही, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अलग है अभी भी, पेट्रोल अलग है और एटीएफ एवियन टरबाइन फ्यूल भी अलग है, कंस्ट्रक्शन रेरा वो भी अलग, तो जिसकी वजह से सर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो पेट्रोलियम रहे को हैं। क्यों नहीं लाया गया? और अगर ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा? सर मुझे लगता है ऐसा इसलिए ना लाया गया ताकि स्टेट को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो रेवेन्यू कलेक्ट करने में, उनका रेवेन्यू ज़्यादा हैम्पर ना हो, क्योंकि चाहे पेट्रोल हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टेट के रेवेन्यू का, और सेंटर स्टेट फ्रिक्शन भी काफ़ी इन सब चीज़ों से हो सकता है। तो मुझे लगता है अभी इसको थोड़ा सा ग्रेजुअल कोलैबोरेशन के लिए मुझे लगता है अभी तक इसको टाला गया है। पर 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी आपने? सर थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, तो उसमें क्या मेजर रिकमेंडेशंस? सर मेजर रिकमेंडेशन सर उसमें कौन थे चेयरपर्सन इसके? एनके सिंह सर। एनके सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन ने फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर क्या कहा? सर 15th फाइनेंस कमीशन ने फिस्कल फेडरलिज्म को एक बैलेंसिंग व्हीकल की तरह माना है कि आपका ऑप्शनल क्या है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। उसको बैलेंसिंग व्हीकल की तरह माना है। स्टेट्स का शेयर डेफिनेटली 1% उन्होंने डाउन किया है टू अकोमोडेट जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी, तो लेकिन आमतौर पर उन्होंने स्टेट का रेवेन्यू ग्रेजुअल बढ़ाने का उनका रिकमेंडेशन था सर। पिछले फाइनेंस कमीशन की तुलना में कितना किया इन्होंने स्टेट को अलोकेट? पिछला जो 14 फाइनेंस कमीशन था सर उसमें 42% था स्टेट्स को, पर इस बार 41 कर दिया है, 1% घटाने की, ताकि जम्मू एंड कश्मीर को अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि वो पहले स्टेट था पर अब 370 के बाद यूनियन टेरिटरी हो गया। माय लास्ट क्वेश्चन। यस सर। आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं। आजकल एंथ्रोपोलॉजी में एक बड़ा टर्म इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर चल रहा है, एंथ्रोपॉज। क्या मतलब होता है इसका? एंथ्रोपोज सर मुझे कोई आइडिया नहीं है सर एंथ्रोपोज का, पर एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन और कॉज बाय ह्यूमन कैन बी टर्म्ड एज एंथ्रोपोज सर। नहीं सर। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में एक साथ एक समय पर सारी मानव गतिविधियां कुछ समय के लिए रुक गई थीं, उसे ही एंथ्रोपॉज कहते हैं। ओके सर। उस पर बड़ी रिसर्च, विराम लग गया। ठीक है ना, मानव जनित जितनी गतिविधियां। तुम्हारा पिछला सिलेक्शन हुए कितने महीने हो गए? सर फाइनल रिजल्ट आए हुए कि हाँ, जब सेलेक्ट हो गए फाइनल रिजल्ट आया नायब तहसीलदार के रूप में? 3-4 महीने। सर 1 महीना 8 दिन। अच्छा, तो अभी उसमें कोई प्रोसेस शुरू हुआ, चैत्य सत्यापन? अभी या सर अभी तो कुछ ऐसा nothing? कुछ नहीं हुआ है, नथिंग सर। लेकिन इस इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो विद द बैकग्राउंड ऑफ दिस सिलेक्शन एंड पर्टिकुलरली जो आपका एरिया होगा वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से ओरिएंटेड हो गया,
जी सर। तो मैं आपसे पहले ज़रा रेवेन्यू से संबंधित कुछ सवाल करूंगा। ज़मींदारी विनाश अधिनियम किस वर्ष प्रदेश में लागू किया गया था? ज़मींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम। सर मुझे नहीं, ZLR। सर मुझे नहीं है। इस अधिनियम के बारे में सुना है? इसमें क्या नहीं सुना है सर। कि अभी गांवों और किसानों को खासकर ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने एक दो बड़े अच्छे अभियान शुरू किए हैं। लगभग 1 महीने इन्होंने अविवादित उत्तराधिकार जो के पेंडिंग मामले थे उनके नामांतरण का कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये जो सक्सेशन की प्रक्रिया है इसमें क्या होता क्या है और कब ये प्रारंभ होती है? हैव यू एनी आइडिया? वरासत इसको कहते हैं। सर इसका मुझे आइडिया नहीं है सर, अभी मैंने रेवेन्यू के बारे में इतना पढ़ा नहीं है। अच्छा, एक जैसे गांव में अब आप ज़्यादातर समय बिताएंगे, आपकी सेवा का केंद्र जो है वो गांव ही रहेंगे। जी सर। तो यहाँ जो होल्डिंग्स हैं, संपत्तियाँ हैं, ज़मीन के रूप में हैं, मकान के रूप में हैं, जी सर। बाग बगीचों के रूप में हैं, तो इस पे जो उस होल्डर के राइट्स होते हैं टाइटल को लेकर के, उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे ज़मीन का पता कहाँ से चलेगा कि ये तुम्हारी ज़मीन है? कौन सा कागज़ देख करके? खेती की ज़मीन का, खतौनी से। ओके ठीक। जी सर। इस सरकार ने एक अभियान ये चलाया कि जो गांव के गांव पूरे आबादी वाले इलाके थे, इनमें आपका जो मकान बना हुआ है उसका ना कोई नंबर है, ना कोई एरिया है, ना कोई टाइटल का डॉक्यूमेंट है। इसको एक बहुत कल्याणकारी योजना के तहत इन्होंने, अभी पायलट प्रोजेक्ट है, पूरी यूपी के सारे गांव नहीं लिए गए हैं, 1200-1400 गाँव में ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसको घरौनी योजना बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और वैसे स्वामित्व प्रमाण पत्र के संबंध में है। इसके बारे में सुना है? ये सर स्वामित्व स्कीम के बारे में सुना है सर। तो जैसे इसकी बता सकते हो कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है इसमें? सर इसमें शुरू से अब तक? डिजिटलाइजेशन को प्रायोरिटी दी गई थी सर। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना को प्रायोरिटी दी गई थी। वो तो लैंड रिकॉर्ड अलग हो गया, ये हैबिटेशन की बात है, आबादी, गांव। यस सर। जो अभी तक डिजिटाइज हुए हैं वो खसरा और खतौनी हुए हैं। ये काम अब शुरू हो रहा है। सर मुझे अभी इसको डिटेल में पढ़ लेना। जी बिल्कुल। और लगभग मेरे ख्याल से 15 जिलों के कुछ गांव लिए गए हैं, वो आपको उस पर मिल जाएंगे सब। पिछली बार तो आपसे तमाम उसमें वक्फ और उस पर बात हुई थी, है ना, ज़मीनों की किस मौसम की। अब उसको छोड़ो। अब जो सामयिक घटनाओं में, जैसे अभी एक पार्लियामेंट से बिल पास हुआ NCR एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, राजधानी क्षेत्र दिल्ली को, तो अब ये राज्यसभा से भी पास हो गया है। इस अधिनियम के बारे में क्या जानकारी है आपकी? सर इसमें ग्रेटर पावर्स दी गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और कोई भी बिल लाने से, इंट्रोड्यूस करने से पहले चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर को पहले कंसेंट लेनी होगी सर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। नहीं, मतलब कंसल्ट करने का तो कोई प्रोविज़न कहीं है क्या कि अगर आप किसी राज्य के बारे में कोई कानून बनाना चाहती है पार्लियामेंट, तो क्या उस राज्य के मुखिया से या वहाँ के स्थानीय शासन से विचार विमर्श कहीं आवश्यक है क्या? सर दिल्ली के केस में तो सर आर्टिकल 239A में है सर कि वो तो उसकी गतिविधियों को लेकर के है, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी उसके तहत है। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले जी सर कंसल्टेशन तो कोई ज़रूरी नहीं है।
इसमें मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी क्या विधि व्यवस्था थी और इस संशोधन के बाद उसका क्या स्वरूप होगा मौजूदा समय में। आज के तारीख में अभी तो नोटिफिकेशन बाकी है, अभी एसेंट नहीं हुआ शायद प्रेसिडेंशियल, तो मौजूदा व्यवस्था में एलजी को क्या पावर्स? सर एलजी इज़ एक्चुअली द सोल अथॉरिटी दिल्ली रीजन में। ये सर, तो हो गया। और एसेंट ज़रूरी है सर, इंट्रोडक्शन भी बिल का ज़रूरी है सर। बिफोर इंट्रोडक्शन सर एलजी की सर कंसेंट ज़रूरी होती है सर, तो ये लाया गया है सर। और क्या करते हैं एलजी साहब अभी फ़िलहाल? सर पुलिस, लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड पुलिस और लैंड को सर रेगुलेट सर एलजी करते हैं सर। ओके, अब इस नए कानून में फिर उनकी क्या अधिकार हो जाएंगे? बाकी जो भी मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स उनमें भी एलजी की कंसेंट ज़रूरी होगी सर। तो ये जो चुनी हुई विधानसभा है वहाँ की, जी सर, जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, मान लो इनका कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, बिल्कुल सर। अब उस पर एलजी साहब का निर्णय अंतिम होगा, तो क्या ये संघीय ढांचे और उसके विरुद्ध नहीं जाएगा? संविधान की जो मुख्य संरचना, उसकी जो उसका कॉन्सेप्ट था। सर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म टर्म बोला था, जब देयर वाज दिस टसल बिटवीन एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट जजेस ने स्ट्रेस किया था कि कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं लेड बाय सीएम ऑफ दिल्ली, इट इज़ द रियल पावर। तो मुझे लगता है ये जो नया लॉ है ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सर। कन्फ्लिक्ट करता है? बिल्कुल सर। ओके, अब आगे अभी मेरे ख्याल से लिटिगेशन होगा इसमें। बिल्कुल होगा सर। और क्या स्थिति बनेगी वो तो। एक और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है मराठा रिजर्वेशन को लेकर के। जी सर। 7 सदस्यीय जो बेंच है वो इसकी सुनवाई कर रही है, तो इसमें क्या ये 50% की जो सीलिंग है, उसके बियॉन्ड जा सकते हैं? सर 50% की जो सीलिंग थी इंदिरा साहनी जजमेंट में सर, वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस क्राइटेरिया था। तो अभी जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन लाया गया था, तो गवर्नमेंट का स्टैंड यही था कि ये इंदिरा साहनी जजमेंट या 50% कोटा को हैम्पर या मतलब उसको दिक्कत नहीं करता, क्योंकि 50% जो कोटा जो रिजर्वेशन था वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वाला था। तो मुझे ऐसा लगता है सर अगर कोई और क्राइटेरिया बनाए सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के अलावा। क्राइटेरिया बनाने का काम तो फिर गवर्नमेंट का है ना। जी सर। तो अगर इन्होंने कोई क्राइटेरिया बना दिया तो अगर 50 के ऊपर अगर रिजर्वेशन हुआ और बढ़ता गया तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल सर। एम नागराज केस में भी कहा गया था कि अगर कोटा 50% के ऊपर होता है तो वो अगेंस्ट है राइट टू इक्वालिटी के भी, और मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इसका क्या सलूशन आप क्या इस समस्या के बारे में समाधान बता सकते हैं? कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए? बड़ा लार्जर इम्पोर्टेंस का इशू है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तभी बी आर अम्बेडकर द फाउंडिंग जो फादर है हमारे, उन्होंने कहा था कि 20 और 30 ईयर्स के विद इन इसको डिमिनिश करना होगा ये रिजर्वेशंस को। पर हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में इसको कंटिन्यू रखा गया है। तो अभी एब्रप्टली इसको चेंज करना या डिमिनिश करना काफ़ी डिज़ास्ट्रस साबित हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक पोजीशंस ऑफ द लोअर बैक जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि रिजर्वेशन से हो रहा है। आई गेस यहाँ से नहीं, जैसे बीच में ये भी
इशू एक उठ रहा था कि क्रीमी लेयर को पहचाना जाना चाहिए और उसको अलग किया जाना चाहिए, तो ये भी तो एक बिल्कुल सर, वो मैं बोलने जा रहा था। बिल्कुल मैं बोलने जा रहा था। तो जैसा कि जस्टिस रोहिणी कमीशन भी बनाई गई है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ताकि वी कैन सेग्रीगेट द कम्युनिटीज़ विच हैव सेग्रीगेट द कम्युनिटीज़ फॉर कोटा। तो शेड्यूल कास्ट में भी ऐसी बन सकती है। लक्ष्मी नारायण केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पर अभी एकदम से एब्रप्टली ये कैटेगराइजेशन करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। यहाँ के 2 या 3 डिकेड्स लग जाएंगे सर ऐसा कैटेगराइजेशन में, क्योंकि ये पॉलिटिकल केस भी बन सकता है। और चलो, नेक्स्ट बर्निंग इशू इज़ दैट ऑफ किसान मूवमेंट। ये पिछले इंटरव्यू में भी था आपके, और अभी भी बल्कि उसके लार्जर शेप में अब आ गया है। इसके बारे में क्या आप सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं आप? हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू? सर पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि ये किसानों की मांग आपके दृष्टि में जेन्युइन है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? सर दोनों केस हैं, दोनों केस हैं सर। मुझे ऐसा लगता है जेन्युइननेस किस जेन्युइननेस है कि सर कुछ फार्मर्स को ऐसा मतलब फियर और एंजाइटी है कि कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और फार्म प्रोड्यूस ट्रेड जो है, कहीं उसकी वजह से मोनोपलीज ना आ जाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एमएसपी का एब्रप्ट विड्रॉल ना हो जाए। तो एक उनको नहीं, अभी तो एमएसपी पे इन तीनों कानूनों में इन्होंने कुछ नहीं बोला, दे हैव केप्ट मम। पर वो मेरा ये कहना है कि अगर इसको सही तरीके से लाया गया होता ऑर्डिनेंस के बजाय, जी बिल्कुल सर, ये कोरोना काल ख़त्म हो जाता और रूटीन में जैसे बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वाइल कंसल्टिंग दी फार्मर्स या इनकी यूनियंस, तो शायद इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। बिल्कुल सर। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट नहीं किया गया था सर। तो ये सबसे बड़ा एक जिसको कहते हैं सर नेगेटिव एस्पेक्ट था इस बिल का सर। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्डिनेंस लाना ज़रूरी भी था, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्रीकल्चर और जो रूरल सेक्टर था वो काफ़ी हिट हो गया था। तो रैपिड डेवलपमेंट चाहिए था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए था, डबलिंग ऑफ फार्मर भाई इनकम कोरोना चाहिए था। काल में देश की जीडीपी को जी सर। बचाने वाला तो यही सेक्टर था। जी सर, लेकिन इसको और इतना तो डैमेज ये नहीं हुआ था जितना बाकी सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ये सब हुए थे। गाँव में कोरोना का उतना व्यापक असर नहीं था, खेती बाड़ी का काम चल रहा था। जी सर, पर इसकी तात्कालिकता पर मतलब एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, प्रतीत होता है आपको? सर गवर्नमेंट का एक एम भी था 2022 तक डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम करना। तो शायद इसके मद्देनज़र एक हैपहज़र्ड डिसीजन कह सकते हैं इसे, क्योंकि ना इसे कमेटी के पास, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, ना फार्मर्स और एसोसिएशंस के पास भेजा गया। तो ये एक लूप होल है सर लॉ में। लेकिन अगर हम टोटलिटी में देखें तो ये सर एग्रीकल्चर को कुछ लॉज डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे, क्योंकि स्टेग्नेशन काफ़ी है सर एग्रीकल्चर में। चाहे कोरोना में भले सर इट वाज द मॉडरेटिंग फैक्टर, लेकिन वैसे भी स्टेग्नेशन काफ़ी है सर, इनकम बढ़ नहीं रही है फार्मर्स की, और इनइक्वालिटी भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। मार्जिनल लैंड्स बढ़ रहे हैं सर, 86% तो सर स्मॉल और मार्जिनल लैंड ही हैं। तो जो 13-14% जो बिग एंड लार्ज फार्मर्स हैं वही सर ये फार्म प्रोटेस्ट में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो 86% स्मॉल, ये तो एक सत्य है, कटु बिल्कुल सत्य है। तो जो 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं सर, उनको अभी भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ और प्रॉपर दिक्कतें हो रही हैं। एपीएमसी का भी सर स्ट्रक्चर बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका है, करप्शन है वहाँ पर सर, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये काफ़ी सर एक इनोवेटिव स्टेप था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाया जाए, क्योंकि इससे डाइवर्सिफिकेशन भी होगा सर एग्रीकल्चर में। मोनोकल्चर प्रैक्टिस हो गई सर, व्हीट और राइस किए जा रहे हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो डाइवर्सिफिकेशन होगा सर। ऑर्गेनिक भाई जो आपके 86% के करीब किसान हैं, जी सर, जो स्मॉल और मार्जिनल के ही श्रेणी में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं,
ये कभी भी दूर ले जाके बेच नहीं सकते, कॉम्पिटिशन्स को फेस नहीं कर सकते। तो इनके बेटरमेंट के लिए कुछ फोकस्ड प्रोग्राम अलग से होना चाहिए। जैसे मंडियों का जो सिस्टम था वो इनके लिए बड़ा उपयोगी था। जी सर। और अगर एमएसपी का रेट, मतलब एक तो घोषणा कर देने वाली बात होती है, एक उस पर वास्तविक खरीद की बात होती है। बिल्कुल सर। अगर उस पर वास्तविक खरीद सुनिश्चित कर ली जाए तो 86% किसानों का भला हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर। ये MS स्वामीनाथन तो अगर यही स्वामीनाथन ने कहा था, अगर किसानों का, हम कह रहे हैं कानूनों को फिलहाल आप थोड़े दिन के लिए होल्ड पर जैसे रखने को ये तैयार हैं, एमएसपी पर अगर ये कानून बना दें जिसमें ये सुनिश्चित हो जाए कि जो दरें तय होंगी उनके 22-23 जो भी नोटिफाइड खाद्यान्न हैं, उत्पाद हैं, उससे कम पर अगर कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ पीनल एक्शन हो, इसमें क्या दिक्कत है? सर MSP सर एक परमानेंट सल्यूशन नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है एग्रीकल्चर के लिए कि इससे सर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सर हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो रहा है सर व्हीट और राइस का। ग्रेन्स रॉट हो रहे हैं सर FCI में। नहीं, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि अब आप खेती करना कम कर दो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कह सकते। इसीलिए सर तीन चार रूट्स होने चाहिए फार्मर्स के पास। एक आपका MSP हो गया, एक इनकम सपोर्ट हो गया जैसे PM किसान निधि। तो इनसे भी मतलब अभी वही रूट देखो, गवर्नमेंट ओवर प्रोडक्शन 2 ही 3 कमोडिटीज़ में ज़्यादा है, व्हीट में है, राइस में है ना। एग्रीकल्चर का अगर डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, जो एक पहले रेनबो रेवोल्यूशन की बात आई थी, जी सर, आप इसमें हॉर्टिकल्चर को जोड़िए, पिसीकल्चर को जोड़िए, इसमें फिशरीज वगैरह को ले आइए, तो किसान अगर डाइवर्ट हो जाएं, साग सब्जी इन सब चीज़ों में वो हो जाएं, है ना, तो उससे ये 2-3 फसलों पर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो भी कम हो सकता है सर। ये इसीलिए सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़रूरी है सर एग्रीकल्चर पे। हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, MSP को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकम सपोर्ट दे रहे हैं, तो कैपिटल एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अभी सर डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कोल्ड चेन स्टोरेजेस चाहिए होंगी, बेटर सीड्स चाहिए होंगी। अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है, ऑर्गेनिक कल्चर लाना है, जीरो बजट फार्मिंग लानी है, तो इसके लिए सर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रेस करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे MSP हो गया, इनकम सपोर्ट हो गया, तो ये जो लॉस थे ये कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ पुश कर रहे थे सर। तो इसको पर एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए कि जो तुम्हारे हिसाब से इसका क्या अल्टीमेट सोल्यूशन दिखाई दे रहा है? सर बैलेंस दी अप्रोच मैं कहूँगा कि अगर जो भी एंजाइटी है फार्मर्स की वो दूर की जाए। इनकम सब अगर MSP पे वो एक लॉ चाहते हैं तो लॉ आ जाए, लेकिन साथ में साथ डाइवर्सिफिकेशन जो है, ये लॉज जो आए हैं इनको भी वैलिड रहना होगा सर। तो दोनों का सर एक अच्छा मिक्सचर कंपाउंड लॉ होना चाहिए सर। एक इधर और क्रिप्टो करेंसी क्या है? सर क्रिप्टो करेंसी सर डिजिटल करेंसीज़ हैं जिनका कोई सर इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड है सर। ये कोई अथॉरिटी या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी इनको हैंडल नहीं करती या इनको मैनेज नहीं करती, किसी के अंडर नहीं है। तो ये एक लेजर होते हैं सर, मतलब एक सिस्टम। लेकिन ट्रांजैक्शंस कैन टेक प्लेस एंड ये सर वर्चुअल करेंसीज का होता है ट्रांजैक्शन सर, और बहुत ही मतलब कहा जाता है बहुत ही फुल प्रूफ ट्रांजैक्शन होता है बिकॉज इट इज़ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। हालांकि ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ है सर? ये अराउंड प्रीवियस डिकेड 2011-12 से स्टार्ट है सर। किस कंट्री ने सबसे पहले इसको शुरू किया था? हु इज़ द फादर ऑफ दिस? Sir, I'm not sure, sir. How many South types Korea. of cryptocurrencies are there? So many types, sir. Bitcoin. Then there is one some अभी इसको अभी अखबार की सुर्खियों में था कि गवर्नमेंट इसको क्या लीगलाइज करने पर भी विचार कर रही है। हाँ सर, पर RBI ने ऐसा मना कर दिया था। 2018 में भी रेगुलेशन RBI ने निकाला था कि डिजिटल करेंसीज आर नॉट वैलिड और पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन डिजिटल करेंसीज। पर चूँकि आजकल क्रिप्टो करेंसी का बूम हो गया है आफ्टर एलॉन मस्क। नहीं, अर्थव्यवस्था पे क्या नेगेटिव असर पड़ेगा इसका?
सर इसका मैं बता नहीं सकता कि नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि अभी ये एक नेसेंट स्टेज पर है। तो जब तक ये थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस ना हो, हम इसका सही कंक्लूजन नहीं ले ओके। सकते सर। चलो। अमान, मेरा एक प्रश्न ये कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के साथ यस मैम। आप इस तरफ क्यों इतना आकर्षित हुए सिविल सेवा की ओर? मैम मुझे ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल मैम। सिविल सर्विसेज डेफिनेटली आई वांटेड टू गो थ्रू, बट मुझे पहले ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन केस आई डू नॉट गेट सक्सेस इन सिविल सर्विसेज। आई विल हैव दिस degree through which I can pursue my alternative career. So that's why. So instead of doing BA or BSc, I thought of doing engineering. Very good. Thank you, Aman. Thank you so much. ठीक है मैम।